नमस्कार फ्रेंड्स। पिछला लेक्चर जो था वो किसी कारणवश उसकी रिकॉर्डिंग ना वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। तो मतलब गड़बड़ क्या, अधूरी रह गई थी। तो हम जो बात कर रहे थे कि जो फ्रांसीसी थे वो क्यों हारे थे, उसी कंटेक्स्ट में वो जो चीजें अधूरी रह गई थी उसको पूरा कर लेते हैं इस लेक्चर में। तो हमने देख लिया था कि कुछ कारण थे जो हमने देखा था कि जो फ्रांसीसी थे उनमें कमी थी। क्या कमी थी? कि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या थी? सरकारी थी। ठीक है, सरकारी होने की वजह से उसमें जो प्रॉब्लम थी वो हमने देख लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? प्राइवेट शेयर होल्डिंग कंपनी थी। ठीक है। फ्रांस वाले में क्या प्रॉब्लम थी? डिसिप्लिन नहीं था लोगों में, सर्वेंट्स में, चाहे कंपनी के जो वर्कर्स थे या जो सेना थी। सैलरी टाइम पे नहीं मिलता था। लुई चौदहवें के समय कंडीशन अलग थी। परमानेंट आर्मी थी उस समय रखने का प्लान बना था, तो उस हिसाब से उन्होंने काम भी किया। लुई चौदहवें ने बहुत ही एबल प्रशासक थे, वो बहुत ही कहते हैं ना कि अच्छा काम कर रहे थे। तो उनके समय जो कंपनी की हालत थी तो सही थी कि उन्होंने फोकस किया था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका कंडीशन बिल्कुल अलग था। क्योंकि वहां पे मैंने जैसे बताया था आपको कि वहां पे सबका पैसा लगा हुआ था। सब लोगों ने वहां पे शेयर ले लिए थे। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हुआ करती थी वो। तो वहां पे चाहे राजा हो, चाहे वो शाही परिवार हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, सबका कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट था। आम आदमी से बड़े अधिकारियों का। तो सब चाहते थे कि कंपनी हमारी अच्छा करे, हमें प्रॉफिट मिले। तो उस हिसाब से उन्होंने काम भी किया। हमने वही बात कर ली थी कि कैसे कैसे उस कंपनी को चीजें मिली। शाही परिवार से, चाहे वो बॉम्बे जो मिला था उनको प्रिंस चार्ल्स से एज ए गिफ्ट उनको दिया गया। प्रिंस चार्ल्स को जो बॉम्बे मिला था वो किससे मिला था? पोर्तुगीज यानी पुर्तगालियों से मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने शादी की थी पुर्तगाली राजकुमारी से। तो पुर्तगाल जो पोर्तुगीज थे उन्होंने एज ए गिफ्ट, दहेज नहीं कहूंगा मैं, एज ए गिफ्ट उन्होंने उसके तौर पे वो बॉम्बे मिला। तो प्रिंस चार्ल्स ने उसको ट्रांसफर कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। हमने देखा था कि जो पहला स्ट्रगल हुआ था 1748 से 42 से 46 वाला जो टाइम था, उसमें हमने क्या देखा कि जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कहीं ना कहीं हार जाती है। ठीक है, वो डिसीजिव डिसिसिव हार नहीं होती है वो, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक सिंबॉलिक तौर पे वो हार जाती है। और अंग्रेजों के साथ एक संधि होती है। इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में। लेकिन जब वो हारती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसमें जो गवर्नर होता है डुप्ले, उसको जो फ्रांस की गवर्नमेंट होती है ना, वो वापस बुला लेती है। फ्रांस कहाँ करती है? वापस बुला लेती है। ये सबसे बड़ी गलती थी फ्रांसीसियों की, यानी फ्रेंच गवर्नमेंट की। डुप्ले जो था वो बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही एबल आदमी था, बहुत ही कुशल आदमी था। ठीक है। देखिए, होता क्या है ना कि आपके लाइफ में कई बार ऐसे मौके आएंगे कि जब हो सकता है कि आप सफल ना हो या आपको हार का सामना करना पड़े, आप कोई ऐसा काम करें में भी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है आपको सफलता ना मिले। लेकिन कोई एक कार्य या एक घटना या एक चीज या एक फैक्टर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आप कैसे हैं। आपकी क्षमता पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल समझ लेते हैं। अभी एशिया कप हो रहा है ना, क्रिकेट सब लोग देखते होंगे। विराट कोहली की बात करते हैं। ये कंटेस्ट की बात नहीं है, सिंपल सी बात है, समझने का कंटेस्ट जोड़िएगा। विराट कोहली को भी कुछ साल पहले क्या कहा जा रहा था कि ये बंदा अब खत्म हो चुका है, इसको रिटायरमेंट लेना चाहिए। है ना? कुछ नहीं कर रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा है। यही चीज सचिन के समय भी लागू होती थी। सचिन को भी ऐसे क्रिटिसाइज किया जाता था। ये हर मैच में सेंचुरी मार देना और एक मैच में अगर ना मारे, कहते थे कि इनसे कुछ नहीं होगा, ये बेकार हो चुके हैं। तो यार, किसी की जो महानता या काबिलियत ना एक चीज से डिसाइड नहीं होती कि वो एक बार नहीं चला या एक काम उससे गलत हो गया या ये। तो ठीक है, ये दुबले नहीं सफल हो पाया उस लड़ाई में, कहीं ना कहीं उसकी हार हुई थी। उसको जो वापस बुला लिया गया, तो वो वापस बुलाने वाला जो चीज थी ना, वो बहुत ही गलत हुई थी। ये गलत बाद में पता चलता। उस समय तो लगा कि चलो ठीक है, इसकी जगह पे किसी और को भेजते हैं, वो शायद संभाल लेगा। लेकिन हुआ उल्टा। इसके जगह पे आते हैं नए गवर्नर जिनका नाम होता है गौडेयू। ठीक है। डुप्ले के बाद कौन आता है? गौडेयू आता है। फ्रांसीसी गवर्नर बन के आते हैं भारत में। इनका नाम होता है गौडेयू। ये आ तो जाते हैं। इनका जो कमांडर होता है, मतलब जो फ्रांसीसी सेना का जो कमांडर होता है,
काउंट डी लैली, इसका नाम आपने सुना होगा, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों का ना 36 का आंकड़ा होता है। मतलब इन दोनों की आपस में नहीं पड़ती है। यार सिंपल सी बात है, अब एक घर में है, जैसे मान लीजिए कि अगर भारत के एग्जांपल लेते हैं, अगर भारत की बात करें तो अगर प्रेसिडेंट में या प्राइम मिनिस्टर ही मान लीजिए, अगर प्राइम मिनिस्टर का उसके आर्मी चीफ के साथ नहीं पट रहा है, तो यार ये तो बड़ी, कहते हैं ना, खतरनाक सी बात होगी ना फिर देश के लिए। इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान या अलग उन देशों में क्या हो रहा है। जब देखो तब साला तख्ता पलट हुआ रहता है। कभी आर्मी अपना हिसाब से प्रेसिडेंट बना रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कोई मतलब स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो यही कुछ कंडीशन ऐसा भी हुआ यही, फ्रांसीसियों के साथ भी यही कुछ हुआ कि भाई इसका असर देखने को मिला। जो फ्रांसीसी सेना थी, जो फ्रांसीसी जो कार्य था, जो कंपनी का जो कार्य था, जो कंपनी की गतिविधियां थी, उस पर असर देखने को मिलता है। 1760 में क्या होता है, इसका जो असर होता है वो प्रत्यक्ष रूप से सामने आ जाता है। और जो वांडीवास में जो युद्ध होता है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में ना, तो फ्रांस क्या होता है, बुरी तरह हार जाता है। और यहाँ के बाद फ्रांस का चैप्टर क्लोज। इंडिया में क्या हुआ, फ्रांस का चैप्टर क्लोज हो गया। अब इंडिया में बचा कौन, अब इंडिया में एकमात्र पावर बचा है इस समय, ब्रिटिश पावर। एकमात्र पावर कौन बचा, ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब वो बची है सिर्फ। अब ये तो ये चाहती थी कि भाई अब जो ट्रेड है उसको मेरा मोनोपोली हो जाए, उसके लिए उसने अपने कंपटीटर जो था उसको उसने बाहर कर दिया। अब कुल मिलाकर सारा ट्रेड किसके हाथ में चला गया, मोनोपोली किसके पास चली गई, सारा मोनोपोली चल गई है ब्रिटेन ब्रिटेन के पास। तो ये तो एक पक्ष हुआ जो हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन जो है वो कहीं ना कहीं मोनोपोलिस्ट एस्टेब्लिश कर लिया। लेकिन जो दूसरे पक्ष की बात है, जो हमने पहले डिस्कस किया था, हमने पहले बात छेड़ी थी, हमने ये कहा था कि जो ब्रिटेन था उसको समझ में आ गया था कि अगर ट्रेडिंग करना है, बेनिफिट कमाना है, तो यहाँ की जो सत्ता है ना, भारत की सत्ता, उसे हासिल करो पहले। तो कहीं ना कहीं जो फ्रांसीसी हारे ना तीसरे युद्ध में, जो तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ, उसमें जो फ्रांसीसियों की हार थी वो पहला कदम था। पहला कदम किसके लिए था, पहला कदम था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अपनी सत्ता स्थापित करने की ओर, इंडिया में। ठीक, यहाँ तो चीज क्लियर हो गई। और एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बता दूं कि ये जो समय है ना 1760, ध्यान रखिएगा, 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो क्या होती है, जीत जाती है। इस जीत के पीछे एक फैक्टर और काम करता है। 1757 में क्या हुआ है इस बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बैटल ऑफ प्लासी, ये 1757 में होता है। ये बैटल ऑफ प्लासी होता है बंगाल में। किसके किसके बीच, अंग्रेजी सेना यानी कंपनी के बीच, और वहां के नवाब, नवाब का क्या नाम था, सिराजुद्दौला। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसका, बस ऊपर ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें जो अंग्रेज होते हैं वो जीत जाते हैं। ठीक है, भले ही जो जीत थी ना ये कूटनीतिक की जीत थी। कूटनीतिक की जीत मतलब क्या हुआ कि यहाँ षड्यंत्र से जीता गया था, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था सच। लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ ना, ये जो युद्ध हुआ, बस कहने मात्र का था। सारा कुछ यहाँ पे गेम हुआ था, माइंड गेम हुआ था, सब कुछ षड्यंत्र किया गया था। जो भी था, अंग्रेज जीत गए। अब पूरा बंगाल कहते हैं ना इनके कब्जे में आ गया था कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। तो भाई बंगाल जो था ना उस समय का बहुत ही मतलब अमीर प्रांत था। बंगाल को जीतने के लिए, जीतने के साथ क्या घटनाएं घटी, ये तो बंगाल जीत गए अंग्रेज। ठीक है, तो बंगाल जीतने के बाद सबसे बड़ा चेंज क्या आया कि जो अंग्रेजी सेना थी यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका जो मोराल था ना बहुत हाई हो गया। उन्हें ये लगा कि भाई बंगाल प्रोविंस जो कि इंडिया का सबसे खतरनाक या सबसे पावरफुल प्रोविंस हुआ करता था उसको हमने जीत लिया। फिर बाकी इंडिया जीतना भी हमारे बस में है, पॉसिबल है कि हम जीत जाएंगे। पहली चीज ये मोराल हाई हो गया। दूसरी चीज की बंगाल जो था बहुत ही समृद्ध था।
तो यहाँ से बहुत पैसे या बहुत रेवेन्यू अंग्रेजों ने इकट्ठा किया, और इस सारे पैसा इकट्ठा को उन्होंने कहाँ झोंक दिया? जो युद्ध चल रहा था ना फ्रांसीसियों के साथ, वहां पे इन्होंने इस रिसोर्सेस को यूज किया, और यहाँ पे इन्होंने इस रिसोर्सेस का यूज करके फ्रांसीसियों को हरा दिया। ठीक है। प्लासी का युद्ध भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था उसको जीतने के लिए। नेवी पे हमने बात करी दी थी कि नेवी जो थी बहुत स्ट्रांग थी, और उसकी वजह से क्या होता था कि जो इंडिया के जो कोस्टल रीजन है या जो इनलैंड वाला रीजन है, भाई उस समय यातायात के साधन डेवलप नहीं थे। ये रेलगाड़ी चाहे ये सब जो चीज है ना, गाड़ी घोड़ा बस ट्रेन, ये सब उस समय नहीं था। सबसे फास्टेस्ट जो साधन हुआ करता था वो यही थे, शिप था, नेवी था। तो इसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया कि जहां भी लड़ाई होती थी तुरंत अपना, नेवी की वजह से स्ट्रांग नेवी थी, सक्षम थे ये, तो तुरंत अपना मूवमेंट करते थे। सामान से यहाँ पहुंचाया, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, आर्मी आर्मी से लेके, यूनिट से लेके, सेना का सब कुछ ये मूवमेंट करते थे। इसकी वजह से बड़ा फायदा मिला उनको, अंग्रेजों को। तो ये सारे फैक्टर थे जो कहीं ना कहीं हेल्प किए अंग्रेजों को जीतने के लिए। एक चीज और मैं डिस्कस कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख लिया था, इसे मैं समझा देता हूँ, पहले लिख लिया था। वो क्या था, समझाने के लिए पहले इसे मैं डिलीट डिलीट कर लेता हूँ, इसे हटा लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ क्या था। ज्यादा क्लियर होगा, नहीं तो पता चला आपका सारा ध्यान इस पे चला जाएगा, आप मेरी बातों पे ध्यान देंगे नहीं। इसे मिटाना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, भारत में जो उन्होंने अपना जो सत्ता स्थापित की ना, जो भारत पे उन्होंने कंट्रोल किया, भारत पे जो उन्होंने जीता, तो उन्होंने तीन तरीके फॉलो किए। पहला तरीका क्या था, युद्ध के, युद्ध वाला तरीका। ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको, जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था 1707 के बाद, हम देखते हैं कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो जो नए बादशाह या जो नए राजा बनते हैं वो बहुत कमजोर थे, बहुत अयोग्य थे, बहुत बेकार थे। तो जो रीजनल लेवल पे जो प्रोविंसेस थे ना, उन्होंने अपने अपने आप को, कहता है ना, स्वायत्त या ऑटोनॉमस घोषित कर दिया, कहा कि नहीं ठीक है, हम अपना अलग है, अपना हम स्वतंत्र है, अपने हिसाब से काम करेंगे। तो रीजनल लेवल पे काफी सारे प्लेयर मार्केट में आ चुके हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे अवध हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो मराठा हो, चाहे मैसूर हो, चाहे वो हैदराबाद या कर्नाटक हो। तो कहते हैं एक सेंट्रल पावर नहीं था, रीजनल लेवल पे प्लेयर्स आ चुके हैं मार्केट में। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनको जीतने के लिए अंग्रेजों ने वॉर का इस्तेमाल किया। वॉर और कूटनीति, मतलब युद्ध के जरिए। ठीक। दूसरा, इन्होंने क्या नियम लगाया, सब्सिडियरी अलायंस, यानी सहायक संधि। अब ये सहायक संधि होती क्या थी, इसके बारे में सब बातें होंगी, नेक्स्ट जो लेक्चर सीरीज आएगा उसमें बातें करेंगे हम डिटेल में। अभी मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई देश है, कोई देश है मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और यहाँ पे एक राज्य है। ठीक। यहाँ पे कोई राजा है, तो ये राजा अपने राज्य में राज कर रहा है। लेकिन जो अंग्रेज थे ना, ये अंग्रेज फैल चुके हैं अब, और ये कहते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में होता है, उस बारे में बात करेंगे। तो ये सब चीजें हो रही हैं, अंग्रेजों की क्षमता बढ़ते जा रही है, वो पावरफुल होते जा रहे हैं। अब जो ये राजा है, इसको पता है कि भाई अगर हम अंग्रेजों से संधि नहीं करेंगे तो अंग्रेज अल्टीमेटली हमको हरा के हमारा राज्य छीन ही लेंगे। तो इनको ये लगता था कि चलो यार संधि कर लेते हैं अंग्रेजों से, तो हमारा राज भी बच जाएगा, और हम कहते हैं ना कि यहाँ पे ठीक है, कुछ पावर्स घट जाएंगी, कुछ नहीं बहुत पावर घट जाएंगी, लेकिन कहने को होगा ना कि हम रूल कर रहे हैं। इस संधि में क्या था कि अंग्रेज जो संधि करते थे राजाओं से, तो उसमें नियम क्या था कि एक सेना की टुकड़ी जो थी, वो उस राज्य में रहेगी। किसकी सेना की टुकड़ी? अंग्रेजी सेना की। एक ब्रिटिश अधिकारी राज दरबार में रहेगा। ये मैं ऊपर पर पॉइंट बता रहा हूँ, बस आप ध्यान रखिएगा, दरबार में रहेगा। ठीक। जो एक्सटर्नल अफेयर है, एक्सटर्नल अफेयर जैसे आज के हिसाब से देख लीजिए कि जो आज हमारा फॉरेन पॉलिसी है, उसी तरह उस समय का जो फॉरेन पॉलिसी था उस राज्य के लिए, उसको कंट्रोल कौन करेगा, उसको ब्रिटिश कंट्रोल करेंगे। ठीक। तो ये तो मान लीजिए नियम लगे हुए हैं सारे, और ये जो सारी चीजें हो रही है ना, इसका खर्चा कौन उठाएगा, वो राज्य स्वयं उठाएगा। ये तो मान लीजिए राज्य,
के ऊपर दायित्व आ गया। तो राज्यों को क्या मिला? राज्यों को क्या मिलता था? राज्य को ये मिलता था कि अंग्रेज कहते थे कि तुम्हारे ऊपर कोई हमला होगा, चाहे किसी का भी, ठीक है, उस समय हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको कहते हैं ना कि असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो आर्मी का हो चाहे कुछ भी हो, हम आपको हेल्प करेंगे, आपका राज्य किसी किसी को हड़पने नहीं देंगे। ये फायदा था राज्यों को। तो राज्यों को ये लगा ना कि चलो ठीक है यार, ऐसे भी अंग्रेज हमको हड़प ही लेंगे, तो क्यों ना इनके अधीन रह के हम अपना राज करें, अपना काम करें। तो इससे फायदा तो इंडियन रूलर्स को तो कोई फायदा हुआ नहीं। ठीक, उनकी जो ऑटोनॉमस यूनिट थी, जो ऑटोनॉमी थी, वो खत्म हो गई। लेकिन अंग्रेजों के साथ क्या हुआ? अंग्रेजों को बिना लड़े, बिना लड़े क्या मतलब, लड़ाई नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, बिना लड़े इनका क्या था ना, दायरा बढ़ गया, और ये एक एक करके इंडिया जीतते चले गए। ठीक। और तीसरा जो नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको कहते हैं व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत, हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब व्यपगत क्या होता है भाई? ये तो इतना टफ हिंदी तो शायद ही किसी को पता होगी, तो सिंपल समझ लीजिए, हड़प की नीति। इसमें क्या था कि कोई राज्य है अगर, उसका मान लीजिए कोई राजा या रानी जो भी है, उसकी अगर कोई प्राकृतिक संतान नहीं है, अब मैं ये वर्ड यूज क्यों कर रहा हूँ प्राकृतिक, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संतान नहीं है मतलब कोई उसका बच्चा नहीं है, ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है, यानी कोई उसका वारिस नहीं है, तो वो राज्य जो होगा ना, वो चला जाएगा किसके पास? ब्रिटिश के पास, यानी अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत के पास चला जाएगा। सवाल ये उठता है कि ठीक है, मेरी प्राकृतिक संतान नहीं है, तो ये टर्म प्राकृतिक क्यों यूज किया गया? इसलिए यूज किया गया क्योंकि जिनके बच्चे नहीं होते थे ना, वो क्या कहते थे, गोद ले लेते थे बच्चों को। गोद ले लिया तो अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, अब ये सब नियम नहीं चलेगा, गोद लिया हुआ बच्चा मान्य नहीं होगा। अगर आपका प्राकृतिक बच्चा है, कोई नेचुरल आपका एयर है, ठीक है, कोई नेचुरल एयर या नेचुरल यानी प्राकृतिक आपका कोई संतान है, नेचुरल एयर, और कोई नेचुरल एयर है यानी प्राकृतिक आपका कोई बच्चा वारिस है, तो वही राजा बनेगा, उसके अलावा अगर कोई नहीं है तो आपका राज्य हम हड़प लेंगे। तो ये जो नियम कानून लागू हुआ था, ये लागू हुआ था डलहौजी के टाइम। डलहौजी एक गवर्नर जनरल था, उसके टाइम ये लागू हुआ था। तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हम बस ये कंटेक्स्ट समझ रहे हैं कि अंग्रेजों ने कैसे कैसे धीरे धीरे भारत को हड़पना शुरू किया, भारत पे अपना अधिकार जमाना शुरू किया। ठीक है। तो ये कुछ नियम थे जिसकी वजह से उन्होंने धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाया, अपना क्षेत्र का विकास किया, अपना विकास क्या किया, अपना क्षेत्र बढ़ाया, अपना भारत पे कंट्रोल उन्होंने स्थापित किया। तो ये जब पूरा कॉन्टेक्स्ट आप समझ चुके हैं, तो अब धीरे हम आगे कहाँ बढ़ेंगे? अब हम बढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर, क्योंकि 1760 तक हमने देख लिया क्या हुआ। 1760 तक हमने देख लिया है कि जो फ्रेंच है ना, वो अब मार्केट से बाहर हो चुके हैं, यानी वो अब मार्केट से बाहर, मार्केट मतलब कि ये इंडिया से मतलब उनका रोल खत्म हो चुका है। बाकी आपको पता ही है कि जो डच थे या जो पुर्तगाली थे या जो डेनिश थे, उनका तो कहानी वैसे पहले से खत्म थी। तो अब बचे हैं सिर्फ अंग्रेज। अब ये जो चाहते थे वो हो चुका है। अब ट्रेड पे क्या है, इनका एक छत्र अधिकार हो चुका है, जिसको कहते हैं ना एक छत्र अधिकार। लेकिन अब इनका जो एम था ना, वो ये था भारत पे कंट्रोल, भारत को क्या करना, भारत को अपना कॉलोनी बनाना। जैसे इन्होंने अमेरिका में या अफ्रीका में किया ना, गुलाम बना लिया सबको, उसी तरह अब इनको ये था कि भारत को अपनी हम कॉलोनी बनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, भारत पे इनको कब्जा करना था। तो यहाँ से शुरू, सारा खेल शुरू होता है, लड़ाई झगड़ा युद्ध कूटनीति का। इसी कंटेक्स्ट में हम पढ़ेंगे 1757 जो हमने अभी डिस्कस किया था, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, और 1764 में बक्सर का युद्ध। ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट थे। कहते हैं ना कि ये जो दो लड़ाइयां थी ना, इन्होंने बता दिया कि अंग्रेज जो हैं वो कितने पावरफुल है, और आने वाला जो समय है वो अंग्रेजों का होने वाला है भारत में, और जो भारतीय हैं उनमें क्या कमियां हैं, और किस वजह से हम अंग्रेजों के सो कॉल्ड गुलाम बने। तो ये सारी कहानी यहाँ से जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो समझ में आएगी। ठीक है, तो आज इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।